प्यारे बच्चों, इडू ग्लोबल 90 में आपका स्वागत है। मैं आज का जो क्लास है ना वो प्रधानमंत्री से संबंधित है। इससे पहले मैंने प्रधानमंत्री पर भाग 1 बना दिया हूँ। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं प्रधानमंत्री से संबंधित तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में है उसमें प्रधानमंत्री का भाग 1 दिए हुए हैं, उसमें आप देख लीजिए। तब जाके ये जो है प्रधानमंत्री से संबंधित भाग 2 है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। आप यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसको देखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें बहुत सा भाग 1 में जिक्र कर दिया हूँ। भाग 2 आइए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, हमारे देश में प्रधानमंत्री की भी एक न्यूनतम आयु दिया गया है। अधिकतम कोई नहीं है। आप जब तक आपकी उम्र है, जीवन है, सांस है शरीर में, तब तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बट एक न्यूनतम आयु जो कि कम से कम इतना आयु तो होना ही चाहिए, इस फिक्स किया गया। तो प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु उम्र 25 साल, जो लोकसभा को सदस्य की बनने की आयु जो है ना वो भी वही आयु हमारे देश के प्रधानमंत्री को बनने की आयु है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो लोकसभा को लड़ने के लिए या लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 साल। तो मैंने इन दोनों बातों को जिक्र कर दिया हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। वहीं पे हम जानते हैं संसद में 2 अंग होती है, लोकसभा और राज्यसभा। बट लोकसभा के लिए 25 साल, बट राज्यसभा के सदस्य को बनने के लिए आपको उम्र न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा के सदस्य को बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 साल। आइए चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने प्रधानमंत्री का अधिकार के बारे में मैंने बताया था। वहाँ पर मैंने विधायी अधिकार से संबंधित जो भी था मैंने जिक्र किया था। आज वित्तीय अधिकार और जो भी अधिकार है ना उसकी बात, कार्यपालिका अधिकार, विदेश से संबंधित अधिकार, आपातकाल से संबंधित अधिकार जो भी है प्रधानमंत्री का, उसके बारे में मुझे जिक्र करना है। आइए, वित्तीय अधिकार, प्रधानमंत्री नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास पर, हम लोग जानते हैं हमारे देश में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना किया गया है जो 1 जनवरी 2015 से सुचारू रूप से काम कर रहा है। तो नीति आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका कहीं कहीं बहुत बच्चा अध्यक्ष तो समझ में आ जाता है, सर पदेन अध्यक्ष क्या होता है? तो जब बात इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होगा ना, हमेशा उस वक्त जिस वक्त ये दोनों आयोग एग्जिस्टेंस में रहेगा उस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे ना वही हमारे नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होंगे। इस चीज को थोड़ा समझना होगा। तो प्रधानमंत्री, नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। आइए, एक वित्तीय से संबंधित हम लोग जानते हैं केंद्र एवं राज्य के बीच में करों का बंटवारा होता है। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ देश में जो भी इनकम आया सभी राज्यों के द्वारा, तो फिर वह राशि को केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाता है। सभी राज्य को कुछ कुछ राशि दिया जाता है हर एक साल, और कुछ राशि अपना देश विकास पे खर्च करता है, डिफेंस पर खर्च करता है। तो उसका जो निर्धारण किया जाता है किस राज्य को कितना दिया जाए, उसका जो एक होता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की जो स्थापना करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, मगर जो सिफारिश होता है, जो सलाह होती है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री के ही सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वह होगा अनुच्छेद 280। तो काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछा जाता है वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? तो देश और राज्य के बीच करों की बंटवारा के लिए किया जाता है। यही लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यहाँ तो 3-4 क्वेश्चन आ गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किसके सलाह पर किया जाता है? तो प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा का मेन उद्देश्य होता है।
वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 280 के तहत किया जाता है। दोस्तों एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यपालिका संबंधी अधिकार, आइए देखते हैं। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं उसकी नियुक्ति, तो जैसे राज्यपाल की बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें जिसको कैग कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उसकी बात करें, महिला आयोग होते हैं, SC/ST आयोग होते हैं, सर्वोच्च जो न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बट जो सलाह होता है ना, जो होता है ना, वो प्रधानमंत्री का होता है। तो यह कार्यपालिका से संबंधित भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं सदस्य, महिला आयोग का अध्यक्ष, SC/ST आयोग, जैसे हम जानते हैं UPSC का अध्यक्ष, बहुत सा ऐसा पोस्ट है जिसकी जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो सिफारिश, जो आदेश होता है, जो सलाह होता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति इन लोगों को नियुक्त करते हैं। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह, आगे चलते हैं। विदेश से संबंधित, जैसे भारत है और हम जानते हैं विश्व में बहुत सा देश के साथ भारत का एग्रीमेंट होता है, कोई कार्य होती है, कोई लोन होती है, विश्व बैंक से पैसा लेना होता है, यानी जो भी कार्य होते हैं विदेश से संबंधित भारत का सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है दोस्तों। बट जो सलाह होती है, जो किया करते हैं, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य ही इसका निर्णय लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सो देश के जितने भी तमाम कार्य होते हैं देश के बाहर, विदेशों से, चाहे एग्रीमेंट की बात हो, द्विपक्षीय की बात हो, एक टोटल का टोटल राष्ट्रपति के नाम से तो होता है, मगर टोटल का टोटल करते कौन है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य करते हैं। तो लिखा है विदेश से संबंधित सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होता है, लेकिन मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद निभाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप ये पूरे के पूरे प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी आर्टिकल लगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, वो मैंने आपको बताया। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आप लोग को वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, जो वीडियो है ना, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको डालिए। इससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो प्रधानमंत्री से संबंधित या और सब चीज सब्जेक्ट की अध्ययन करना चाहता है, इसको यूट्यूब पे मिल नहीं रहा है, कहीं खोज रहा है, मिल नहीं रहा है, उस बच्चों को आपके द्वारा आसानी से इस तरह की वीडियो, इतने डिटेल्स में, इतने सुंदर तरीका से समझाया गया क्लास, इस बच्चे को आराम से मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए, जो बच्चे हैं उसको देखने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे वो बच्चे लाभान्वित हो। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मेहनत करना पड़ता है इतना, एक वीडियो को बनाने में कितना आप लोग जानते ही होंगे, तो मुझे भी लगेगा थोड़ा बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है भारत में आपातकाल से संबंधित। हम जानते हैं भारत में 3 तरह की आपातकाल लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक वित्तीय आपातकाल। ये टोटल का टोटल राष्ट्रपति लगाते हैं, बट सलाह जो होती है, सिफारिश जो होती है, करते जो है ना, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य ही करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल होती है पूरे देश में लगती है। हम लोग आगे बात करेंगे, जितने भी इमरजेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे, आगे चैप्टर आएगा। तो हमारे देश में जो 3 तरह की आपातकाल लगती है, अनुच्छेद 352 पूछा जाता है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसके बाद 356 राजकीय आपातकाल, जो कि किसी राज्य में ये लगती है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। ऐसे भी पूछा जाता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 356 किनके द्वारा लगता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके प्रस्ताव पर लगता है, कौन सलाह देते हैं, तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य देते हैं। आगे चलते हैं, एक है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल, जो कि वर्तमान तक हमारे देश में
एक बार भी वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी का नौबत नहीं आए, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है हमारे भारत आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी दृढ़ है, मजबूत है। इसलिए दोस्तों भारत में कहा पूछा जाता है भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है या लगाया जाएगा, या हमारे भारतीय संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 360। तो कोशिश करते हैं दोस्त, यहाँ तक आप बात समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया आप लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए। अब आइए प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जामिनेशन में, छोटे लेवल के एग्जामिनेशन में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी तरह का। तो आइए यहाँ पर मुझे 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं जिक्र करता हूँ। आइए पूछा गया अभी तक जितने भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं सबसे अधिक दिनों तक कौन सा प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक दिनों तक कौन अपना योगदान दिए हैं, सेवा दिए हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 साल 9 महीना और 11 दिन इनका नाम आता है। 16 साल 11 महीना लगभग 17 साल अपना प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लेके 1964 जब उनकी मृत्यु हो जाती है जवाहरलाल नेहरू का 1964 में, तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। तो सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन रहे थे और 13 दिन के बाद उनकी सरकार गिर जाती है। इसलिए सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर जो रहने वाले थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ दिनों के बाद आते हैं, पूर्ण सत्ता में आते हैं, पूरे 5 साल अपने शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो आगे हम इसका भी जिक्र करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में कितने हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान अपने कुर्सी पर रहते हुए, अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए हैं? तो ऐसे 3 हैं, याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री जब ये प्रधानमंत्री के पद पे थे और ये जब ताशकंद समझौता करने के लिए रूस गए थे, तत्कालीन उस समय काफ़ी सोवियत संघ के नाम से जानते थे, उस ताशकंद में उनके समझौता 1965 में युद्ध भारत और पाकिस्तान उसी के सिलसिले में गए हुए थे। वहाँ उनकी मृत्यु हो जाता है अचानक और समय अभी तक निष्कर्ष नहीं लग रहा है कैसे मरे। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत भी कहते हैं हम लोग। दोस्तों मैं बहुत सा चीज़ इसमें नहीं लिखा हूँ, आप लोग यदि वीडियो सुन रहे हैं तो कापी और एक पेन लेके बैठिए और मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ उसको आप लोग लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आप लोग जितना चीज़ लिखा हुआ है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इससे भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझने को मिलेगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फायदामंद होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत भी कहा गया। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ ताशकंद में हुआ था और इंदिरा गांधी का भी हम लोग जानते हैं कि खुद बॉडीगार्ड ने गोली मार दिया था, वो भी पद पे थे, प्रधानमंत्री के ही प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ 3 प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुए थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। आइए पूछा जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे, यानी भारत स्वतंत्र होते होते एक समय आया था जहाँ से पूरे कांग्रेस का जो लंबा कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, इनके बहुत से व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री बने थे, मगर एक व्यक्ति कौन थे ऐसा जो गैर कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, अपना खुद का पार्टी बनाए थे, चुनाव लड़े थे और चुनाव में विजय होते हैं, वो थे मोरारजी देसाई। जनता दल 1977-78 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था 1977 में, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूत धारा के कारण वो ज़्यादा दिन तक पूरे 5 साल अपना पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, 2 से 2.5 साल में सरकार गिर जाती है, पुनः चुनाव होती है, पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे ना श्री मोरारजी देसाई, और अभी तक में हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे बुजुर्ग, सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था श्री मोरारजी देसाई। आगे बात करते हैं। आइए, एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, नहीं लोकसभा की बैठक में कभी भाग नहीं लिए, प्रधानमंत्री तो बने थे और हम जानते हैं लोकसभा की जो बैठक होती है प्रत्येक 6 महीना में होती है, तो उतना कम समय इनको मिला था ना, जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए, लोकसभा में अपना विचार नहीं रखे, लोकसभा के प्रति कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो वही पूछा गया है एकमात्र कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए, वे थे चौधरी चरण सिंह। आगे चलते हैं। पूछा जाता है प्रथम प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी होते हुए
या जो गैर कांग्रेसी थे और पूरे 5 साल पूरा टेन्योर पूरा किए थे, अपना पूरा 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा किए थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है, और प्रथम गैर कांग्रेसी जो अपने पूरे 5 साल तक अपना कार्यकाल संपन्न किए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। आइए कुछ कथन के बारे में जानते हैं। आराम हराम है, ये आराम हराम कथन जो था ना वो जवाहरलाल नेहरू का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसके बाद जय जवान जय किसान बहुत ही फेमस कथन है। जय जवान जय किसान ये थे लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री ने कहे थे जय जवान जय किसान, जिसको शांति दूत। और एक जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये भी हमारे देश के सबसे बहुत ही अच्छे ये भी प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कथन था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और वर्तमान में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक कथन है, इसी को आगे बढ़ा दिया गया। जैसे जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और नरेंद्र मोदी जी का एक कथन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है कुछ चीज को खोज करना, रिसर्च करना, क्योंकि जब हमारे देश में रिसर्च की प्रोग्रेसिंग होगी तो अपने आप हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे इसरो की बात किया जाए, DRDO, अलग अलग कुछ नया टेक्निकली जो देश हमारे मजबूत हो, किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं रहे, आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो खुद अपना देश अनुसंधान करे, रिसर्च करे, किसी दूसरे देश पे हम लोग नहीं टिके रहे, वो चीज करना हुआ। आइए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री अभी तक मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई, और हमारे देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे दोस्तों। और एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है, हमारे देश के या वर्तमान तक कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जो लगातार 2 बार अपने बहुमत को प्राप्त किए हैं? वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि लगता है अभी तक तो 6 साल कर लिए हैं, और आने वाले भी समय के साथ देखा जाए क्या होता है, क्योंकि समय तो कोई नहीं देखा जाता कब किसके साथ क्या होता है। तो आशा करते हैं ये भी लगातार 2 पंचवर्ष जिनके जो ये पूरा कर लेते हैं तो इनका नाम प्रथम 2 लगातार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में ये जाने जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखे होंगे। मैंने कोशिश किया प्रधानमंत्री के बारे में अधिक से अधिक बातों को इस पर सम्मिलित किया जाए, जिक्र किया जाए। आप लोग देखे भी होंगे, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए। मैं बार बार कहता हूँ, इससे मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखिएगा, मैं बीच में शुरू में क्या बोलता हूँ आप लोग को पता नहीं चलता होगा, बीच में क्या बोलता हूँ। अंत तक देखिएगा तभी तो मेरे वीडियो की क्वालिटी को पता चलेगा, मेरे अंदर क्या है, आपको क्या पढ़ा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जिस तरह से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसी तरह से मैं वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे आपको वही चीज़ दूँ। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, निर्धन बच्चे हैं, उसको बिना पैसा के खर्च से ही एक अच्छे क्वालिटी का वीडियो प्राप्त हो जाए, अच्छे सीखें और घर बैठे कंपटीशन अपने टारगेट को पूरा करें, अपने जॉब लें। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। मैं पुनः अगला वीडियो लेके आऊँगा।